अगर अफजल खान आक्रमण करने आया तो अफजल खान के साथ जो 10 अंगरक्षक थे उसमें एक अंगरक्षक का सरनेम भोसले था और दूसरे का सरनेम जाधव था। और शिवाजी महाराज के साथ एक इब्राहिम करके उनका अंगरक्षक था, जीवा महाला करके भी उनका एक अंगरक्षक था। जब कैद में शिवाजी महाराज औरंगजेब के कैद में रहे उस वक्त उनके जो विश्वासु दोनों थे उसमें एक मदारी भी था, लड़का था, अगर वो चाहता मुस्लिम समाज का था, लेकिन उसने आखिरी तक कभी ये बात ये नहीं की, वो आखिरी तक अपनी जान पे खेल के उनके साथ रहे। शिवाजी महाराज ने जो अपनी गुप्तचर संगठन बनाई, जो रामोशी लोग हैं ना, आजकल हमारे पिक्चर में इस जमाने में दिखाए थे कि रामोशी लोग कंधे पे फरसा लेके चलते हैं और वो कत्लो गारत करते थे, चोरी ये करते थे। वही रामोशी लोगों का बहिरजी नाइक जो है उसको उन्होंने गुप्तचर संगठन का ये बनाया था। और उसके बारे में अंग्रेजों ने लिख के रखा है कि जब वो सूरत में उन्होंने लूट करने गए थे तो सूरत के लूट के वक्त ये आदमी को भिखारी के वेश में उन्होंने देखा था। तो आप सोचिए कि शिवाजी महाराज का सभी तरीके का यानी गुप्तचर संगठन कितना अच्छा था। यानी आज हम शिवाजी महाराज को लोकशाही में क्यों याद करते हैं कि हमारे यहाँ 26/11 में 10 लोग आते हैं, 200-400 लोगों को मार डालते हैं, हमारे पुलिस सिपाहियों को शहीद कर देते हैं और उसके बाद हमें आज तक पता नहीं चला कि वो 10 लोग आए कैसे। शिवाजी महाराज के ज़माने में ऐसे कभी नहीं हुआ, इसलिए आज के राज्यकर्ताओं को भी शिवाजी महाराज सीखने की ज़रूरत है। उन्नीस फरवरी को है छत्रपति शिवाजी जयंती, तो इसी मौके पे न्यूज़ अलाराम की तरफ से हमने सोचा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की थोड़ी हिस्ट्री इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इस वक्त हमारे साथ है प्रोफेसर आनंद मांजरखेड़े सर। तो सर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। और चाहेंगे सर आप बताएं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा हिस्ट्री। मैं आनंद मांजरखेड़े, बचपन से हम लोगों को शिवाजी महाराज के बारे में पता ही रहता है। महाराष्ट्र हो या अभी आज पूरी दुनिया हो, हर जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हम इस तरीके से लेते हैं कि जो ये एक राजा था कि जिसने सभी के साथ एक न्यायपूर्ण सहिष्णुता वाली उन्होंने राजवट कायम की थी। और राजवट भी किस तरीके से कायम की थी कि उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने ज़ीरो में से शुरू करके अपने लोग जोड़े और उस वक्त उन्होंने अपनी सल्तनत, अपनी मराठा हिंदवी स्वराज जो बोलेंगे अपन उसको, उसकी स्थापना की। और शिवाजी महाराज को अपने को ये तरीके से देखना पड़ेगा कि आज अगर हम कुछ भी बोले तो भी हमारे देश में भारत जैसे है, इट्स एसिमिलेशन मेल्टिंग पॉट जैसा है कि हमारे देश में अगर आप प्राचीन ज़माने से देखोगे तो 65,000 साल की हमारे पास पुरानी हिस्ट्री है। 65,000 साल हो गए कि 65,000 सालों से लोग यहाँ आ रहे हैं। यानी अगर पहला इंसान अगर अफ्रीका में आया, ऐसे अगर अभी खोज के निकाला गया है एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से, तो उस ज़माने से अफ्रीका से, यूरोप से, सेंट्रल एशिया से, चाइना से सभी लोग आते जाते रहे हैं। हम अगर बात करें तो आप अगर पुरानी हिस्ट्री उठा के ले तो आपको पूरे लोग यहाँ पे आए हुए ऐसे दिखते हैं। यानी इस्लाम पूर्व काल में भी हमारा जो यहाँ से बिजनेस होता था, सातवाहनों का जो नाम सुना है, सातवाहनों की लीगेसी हमारे शिवाजी महाराज ने की है। तो वो सातवाहनों का व्यापार जो होता था वो रोमन एम्पायर के साथ होता था। नीचे जो तमिलनाडु, केरला वाले जो स्टेट है वहाँ से भी व्यापार होता था, लेकिन ये व्यापार होता था सऊदी अरेबिया तक, ये व्यापार होता था अरबस्तान तक। अरबस्तान में हमसे पूरी चीज़ें लेके फिर आगे वो रोमन एम्पायर में भेजी जाती थी। तो ये जो अपना इशू है कि जहाँ हम आज इस मकाम पे आ गए हैं कि कोई रिलीजन वाला इसमें आ गया कि क्रिश्चियनिटी भी डेवलप हुई एशिया में ही। यानी जितने भी रिलीजन है वो सभी रिलीजन आए इस एशिया से ही। आप कोई भी रिलीजन का ये उठा के देखिए तो रिलीजन की शुरुआत एशिया में से हुई है। क्रिश्चियनिटी यहाँ से आए, उसके पहले जू लोग थे, यानी द लास्ट ग्रेट जू ऐसे हम यीशु ख्रिस्त को बोल सकते हैं। उसके बाद इस्लाम का भी जो परचम आया, जो पैगंबर साहब को बोला जाता है, उन्होंने भी उस ज़माने में एक नया धर्म का इजाद किया, एक नया धर्म उन्होंने कायम किया। वो धर्म के लोग भी हमारे यहाँ आए, इसके पहले भी आए, रोमन लोग भी आए, अलेक्जेंडर भी आया, सेंट्रल एशिया के आए, सभी लोग आए। लेकिन जो मध्ययुगीन कालखंड अगर हम बोलेंगे कि जब शिवाजी महाराज है, तो लोग जो बोलते हैं कि यहाँ मुस्लिम फोर्सेस का आक्रमण हुआ। तो पहला जो आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम ने अभी का जो देवल यानी अभी का जो कराची है वो जीता था। उसके बाद अफ़गानिस्तान जीतने के लिए सुबुक्दीन को 997 यानी 712 से 997 तक, यानी उन्होंने बाद में अफ़गानिस्तान में अपना राज कायम किया। उनका लड़का मोहम्मद गजनी, उसने 30 साल आक्रमण किए नॉर्थ इंडिया में। उस वक्त साउथ में अच्छे चालुक्यों से,
बाकी चेर पांड्य ये सब इनके राज चल रहे थे। राजपूतों ने उनके साथ लड़ाई की, एसिमिलेशन हुआ, एक दूसरे के साथ हम मिले। यानी आज जैसे हमने अभी बात की कि मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी था, अरबस्तान वाला था, उसने कराची वाला एरिया यानी सिंध प्रांत में जीत हासिल की। लेकिन सिंध प्रांत के लोग आज भी हमारे भारत में दिखते हैं यहाँ आए हुए 1947 के बाद। तो ऐसा तो है नहीं कि वॉर हुए, लड़ाइयाँ हुई, लेकिन इसको आप रिलीजन का लेबल नहीं लगा सकते हैं। मैं ये जानबूझ के पहले ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, फिर हम शिवाजी महाराज पाएंगे। मैं थोड़ा विदर्भ का भी इतिहास इसमें बताने वाला हूँ। आप समझिए कि जो शिवाजी महाराज थे उनका कार्य ये इसमें कहाँ से आता है कि 712 से लेके हमारे यहाँ जो लड़ाई है समझो शुरू हुई। अफ़गानिस्तान से आके घुरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा के दिल्ली जीती, दिल्ली में दिल्ली सल्तनत कायम हुई। उसके बाद खिलजी आए, उसके बाद तुगलक आए। खिलजियों ने पहले बार कन्याकुमारी तक गए, लेकिन कन्याकुमारी में जब मलिक कपूर गया तो दक्खन में मुस्लिम लोग देख के वो दंग रह गया कि ऐसे कैसे है करके। तो हमारे देश में कोई नॉर्थ से ही इन्वेडर्स आए ऐसे कुछ ये नहीं था। उस ज़माने में जहाज़ में बैठ के लोग आते थे, और मोहम्मद पैगंबर के ज़माने से ही यहाँ कहीं मस्जिद थी ऐसे वाला भी उल्लेख है। तो ये जो एतद देशीय करके वर्ड है हमारे महाराष्ट्रियन, इसमें वापरा जाता है कि जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, उन बाशिंदों का राजा या छत्रपति या उन बाशिंदों का सरदार हम शिवाजी महाराज को ये करते। उन्होंने कभी धर्म के, रिलीजन के, जाति के नाम से किसी से कुछ ये नहीं किया, और उन्होंने अपना हिंदवी स्वराज्य कायम किया। तो ये हिंदवी स्वराज्य जब कायम हुआ तो ये हिंदवी स्वराज के पीछे जो आइडिया थी वो स्वराज्य संस्थापक या स्वराज्य संकल्पक शाहजी राजे की थी। और उस वक्त की आप थोड़ी हिस्ट्री इस तरीके से समझिए कि 1200 के आसपास जब महाराष्ट्र में यादवों का राज्य चला गया खिलजियों के पास, उसके बाद 25 सालों में ही तुगलकों का राज जब कायम था। मोहम्मद तुगलक जब आज का जो सिंध प्रांत में ठट्टा करके गांव है वहाँ वो गुजर गया, तो उनके जो सेनानी थे दक्खन के, उन्होंने यहाँ बहामनी साम्राज्य बनाए। और वो बहामनी साम्राज्य बनने के बाद उसी 25-30 सालों के बीच में विजयनगर का एक एम्पायर खड़ा हो गया। तो ये बहामनी साम्राज्य दक्खन का था, नर्मदा से नीचे अपन बोल सकते हैं एक तरीके से। गुजरात में कुछ लोगों का राज्य था, फारूकी का खानदेश में राज्य था। और बहामनी साम्राज्य कुछ सालों बाद उनके 5 अलग अलग भाग हो गए। एक बरीदशाही होगी बिदर में, एक इमादशाही हमारे विदर्भ में थी। यहाँ का जो अभी दरियापुर के पास जो किला है, यानी दरियापुर भी नाम है तो दरिया इमाद शाह था, उनसे दरियापुर गाँव बना। इमाद शाह जो थे पहले वो तेलंगी ब्राह्मण थे, कन्वर्ट होके फिर वो इमाद शाह बने। और ये निज़ाम शाह में भी ऐसे है कि इवन बहामनी का भी बोलते हैं। तो एक बहामनी उर्फ ब्राह्मणी करके किताब है ना। आज जो चलता है कि हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू है, इन लोगों ने ये देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने कैसे तरीके से चेंज किया, इन लोगों ने कैसे अपना धर्म भी बदला। तो बहामनियों के जो बिदर की बरीदशाही, वरहाड की इमाद शाही, अहमदनगर की निज़ाम शाही और बीजापुर की आदिल शाही और गोवलकोंडा जो आज कर्नाटक में है वहाँ की कुतुब शाही, ऐसे 5 अलग अलग ये हुए। निज़ाम शाही उस वक्त के मुग़ल सल्तनत के साथ जुड़ी हुई एरिया में थी और आदिल शाही उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो मुग़लों ने जब राजस्थान, गुजरात, बाकी सब इधर अकबर ने पूरा कैप्चर कर लिया, तो 1600 के आसपास अकबर के लड़कों ने यहाँ का जो इमाद शाही वाला है वहाँ का वो किला नरनाड़ा जीत लिया था। और मुराद करके जो अकबर का लड़का था उसने यहाँ पे अहमदनगर में जीतने के लिए उन्होंने ये किया कि दक्खन भी अपने कब्जे में आनी चाहिए। तो उस वक्त जो निज़ाम शाही थी, उस निज़ाम शाही में मराठा लोग सैनिक करके, सरदार करके पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ दखनी, और ये भी एक विवाद था, यानी मोहम्मद गवान के ज़माने में 28 लोग ये थे, उनमें कत्ल किए गए। तो 18 लोग तो कन्वर्टेड ब्राह्मण्स थे, 4 लोग लिंगायत थे और 4 ही लोग परदेसी मुसलमान थे। यानी उस वक्त यहाँ हमारे इसमें मलिक अंबर जैसा जो आदमी था वो इथियोपियन था, हबशी था, लेकिन उसने औरंगाबाद की नींव रखी, खड़की की नींव रखी, ऐसे अपन बोल सकते हैं। उसने वहाँ से जो आया था इथियोपिया से, उसने जो अपना गनीमी कावा बोलते हैं मुगली सल्तनत के लिए लिखने वाले लोग, हम उसको शिव सूत्र बोलेंगे, वो यहाँ के लोगों के लड़ने की पद्धति या लड़ने के तरीका उसने ईजाद किया, एक तरीके से माना जाता है। उसे इसमें शाहजी राजे और उनके फादर काम करते थे। शाहजी राजे ने भातवड़ी का एक युद्ध है उसमें मुगलों के सेना को पराजित किया था, और वो शिवाजी महाराज के लड़ने के शिवसूत्र का एक आरंभ वाला बिंदु था कि कम सेना रह के उन्होंने भातवड़ी का जो एक धरण था वो धरण फोड़ दिया, और पूरा बारिश में आदिल शाही और मुग़ल फौज को हार माननी पड़ी थी। ये पॉलिटिक्स तो बदलता गया, उसमें फिर निज़ाम शाह का वंशज ने
जो शाहजी राजे की बीबी थी जिजाऊ, राजमाता जिजाऊ सरकार, वो उनकी शादी के बाद, और उनके जो फादर थे, उनके जो भाई थे, वो निज़ामशाही में काम करते थे। निज़ामशाही के दरबारी राजकारण के कारण उनके पिता का और उनके भाइयों का और उनके एक भांजे का कत्ल हुआ। उसके बाद 1630 के आसपास जब निज़ामशाही पूरे से ख़त्म होने पे आई थी, उस वक्त शाहजी राजे ने निज़ामशाही का एक 5 साल का लड़का उसके माहुली किले में रख के उन्होंने मुग़ल और आदिल शाही के साथ लोहा लेना शुरू कर दिया था। यानी उन्होंने पहले बार उस ज़माने में कितने तो भी सालों बाद शाहजी राजा ने खुद के हाथ में वजीर करके सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश की। आप सोचिए कि वो 3-5 साल में खुद शाहजहां दिल्ली से उठ के यहाँ पे दक्कन में आया, उनके साथ बीजापुर वाले आ गए और उन्होंने वो सल्तनत को, निज़ामशाही को नेस्तनाबूद किया कि ये शायद यहाँ के लोग रहने वाले, यानी एतद देशीय लोग अपने हाथ में सत्ता ले रहे हैं। और उस वक्त शाहजी राजे को पुणे की जहांगीर दी गई। वो जहांगीर जो थी वो निज़ामशाही का बचा हुआ पार्ट था। ऊपर में मुग़ल सल्तनत का पूरा राज था, नीचे आदिल शाही का राज था। और इनको मुग़ल शाही में ना रखे हुए आदिल शाह ने अपने पास रख के उनको नीचे साउथ में, उनको जो विजयनगर के पार्ट बचे हुए हैं, यानी अभी का जो कर्नाटक है और नीचे जो पूरा तमिलनाडु वाला भाग है, उधर के लिए उनको क्षत्रप या सेनापति करके उनको वहाँ जाने को लगा। तब शिवाजी महाराज जब 12 साल के थे, तब वो पुणे के जहांगीर के लिए जीजाबाई और हमारी राजमाता जिजाऊ और शिवाजी महाराज कुछ लोगों को मिलके पुणे में आए। उन्होंने अपना फिर काम शुरू किया। तो शिवाजी महाराज को हम बड़ा आदमी क्यों बोलते हैं कि उन्होंने मातृभक्ति के हिसाब से, यानी महिलाओं को देवी का दर्जा देके उन्होंने काम शुरू किया। कि उस ज़माने में किसी भी लड़की को उठा ले जाना कॉमन था। उस ज़माने में एक रांझे गांव का जो ये था, उसने एक लड़की को ज़बरदस्ती किया तो उन्होंने उसके हाथ पैर काट डाले। और ये काटने के पीछे जो सूत्र था वो जिजाऊ रानी सरकार का राज कैसे चलेगा इसका था कि कोई गरीब रहे, कोई कुछ भी रहे, कोई औरत रहे, उसके ऊपर अगर अत्याचार होता है तो वो अत्याचार को जवाब देने का उन्होंने शिवाजी महाराज को सिखाया था। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन के बाद पूरे मावड़ खोरे में या पूरे हमारे उस ज़माने के इलाके में सब जगह ये बात फैल गई कि शिवाजी महाराज अपनी माता के तरफ से ये राज कायम कर रहे हैं, उनके पिताजी का सपना पूरा कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि जो भी इंसान यहाँ रह रहे हैं, किसी भी जाति धर्म के हो, उनके लिए न्याय समान रहेगा। ये समान न्याय वाली जो बात थी वो सल्तनत भी नहीं थी कि यानी अगर जब आगे चल के औरंगज़ेब का, आलमगीर का ये आता है, खुद को आलमगीर बोलने वाले औरंगज़ेब, उन्होंने सत्ता हथियाने के लिए अपने पिता को जेल में रखा, अपने खुद के रिलेटिव 2 भाइयों को मारा, अपने भतीजों को मारा। 36 जो मुग़ल सल्तनत के मेल हेयर्स थे, यानी जो बन सकते थे सत्ता में कायम होने के लिए, उनका उसने कत्लो गारत किया। खुद का छोटा भाई जो मुराद है उसको उन्होंने बोला शपथ खा के धार्मिक ग्रंथ की कि मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगा, उसको भी उन्होंने पकड़ के भेज दिया ग्वालियर के किले में और वहाँ उसको कत्ल गारत किया। ऐसे औरंगज़ेब के सामने जो पॉलिटिकली और पर्सनली अपना सब कुछ कायम करने के फिराक में रहने वाला इंसान था, वहाँ भी मुगलिया सल्तनत सबसे पावरफुल इसमें रहने के बाद भी ये न्याय वाले इसमें कहीं तो भी गड़बड़ हो रही थी। लेकिन शिवाजी महाराज के इसमें ऐसे कभी नहीं हुआ। तो यहाँ की जितनी महिलाएं थी वो चाहती थी, कोई भी जात धर्म की, कि हमारा लड़का, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा पिता, हमारा चाचा, हमारा मामा शिवाजी महाराज के सैन्य में जुड़ता है, उसके सेना में अगर जाता है तो वो ये देश के लिए, ये अपने पूरे एतद देशीय लोगों के लिए कुछ तो भी अच्छा काम कर रहा है। इस कारण शिवाजी महाराज के राज में ये पुराना, मैंने जब बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके तो वॉर बाहर होता था, अपने यहाँ बिज़नेस चालू रहता था, क्योंकि बिज़नेस वालों को कोई लेना देना नहीं था वॉर का। खेती वाले अपना काम करते रहते थे। लड़ने वाली फौज कभी भी कम रहेगी। यानी आप सोच के देखिए कि आज भारत का 130 करोड़ पॉपुलेशन है, 20 लाख के ऊपर अपनी सेना है क्या? आप प्रोपोर्शन निकालिए कितना कम है। ऐसे कभी नहीं होता। जो लोग बोलते हैं कि मुसलमान, मुझे बताइए इतिहास का हमने इस तरीके से ख़राब किया है कि भाई मुसलमानों ने आक्रमण किया, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन कोई खिलजी था, कोई अफ़गान से आया था, कोई सेंट्रल एशिया से आया था, कोई अबिसिनिया से आया था, कोई इथियोपिया, यानी अबिसिनिया का ही नाम है, कोई अरबस्तान से आए थे, कोई इराक से आया था, कोई ईरान से आया था। अब हमें ये चीज़ें अगर नहीं समझती है तो हम कैसे बोले? हम अंग्रेज़ों को क्रिश्चियन सत्ता बोलते हैं क्या? क्योंकि डच भी तो क्रिश्चियन थे, फ्रेंच लोग भी क्रिश्चियन थे। हमने उनको कभी बोला नहीं कि इनकी क्रिश्चियनों की सत्ता थी, हम अंग्रेज़ों की सत्ता बोलते हैं। ये भी हमारे इतिहास को सीखना पड़ेगा। अगर अफजल खान
आक्रमण करने आया तो अफजल खान के साथ जो 10 अंगरक्षक थे उसमें एक अंगरक्षक का सरनेम भोसले था और दूसरे का सरनेम जाधव था। और शिवाजी महाराज के साथ एक इब्राहिम करके उनका अंगरक्षक था, जीवा महाला करके भी उनका एक अंगरक्षक था। जब कैद में शिवाजी महाराज औरंगजेब के कैद में रहे उस वक्त उनके जो विश्वासु दोनों थे उसमें एक मदारी भी था, लड़का था, अगर वो चाहता मुस्लिम समाज का था, लेकिन उसने आखिरी तक कभी ये बात ये नहीं की, वो आखिरी तक अपनी जान पे खेल के उनके साथ रहे। शिवाजी महाराज ने जो अपनी गुप्तचर संगठना बनाई, जो रामोशी लोग हैं ना, आजकल हमारे पिक्चर में इस ज़माने में दिखाए थे कि रामोशी लोग कंधे पे फरसा लेके चलते हैं और वो कत्लो गारत करते थे, चोरी ये करते थे, वही रामोशी लोगों का बहिरजी नाइक जो है उसको उन्होंने गुप्तचर संगठना का ये बनाया था। और उसने उसके बारे में अंग्रेज़ों ने लिख के रखा है कि जब वो सूरत में उन्होंने लूट करने गए थे तो सूरत के लूट के वक्त ये आदमी को भिखारी के वेश में उन्होंने देखा था। तो आप सोचिए कि शिवाजी महाराज का सभी तरीके का यानी गुप्तचर संगठन कितना अच्छा था। यानी आज हम शिवाजी महाराज को लोकशाही में क्यों याद करते हैं कि हमारे यहाँ 26/11 में 10 लोग आते हैं, 200-400 लोगों को मार डालते हैं, हमारे पुलिस सिपाहियों को शहीद कर देते हैं, और उसके बाद हमें आज तक पता नहीं चला कि वो 10 लोग आए कैसे। शिवाजी महाराज के ज़माने में ऐसे कभी नहीं हुआ, इसलिए आज के राज्यकर्ताओं को भी शिवाजी महाराज सीखने की ज़रूरत है। आज के राज्यकर्ता हमें बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं। इस ज़माने में भी हमारा एक प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मारा गया अंगरक्षकों के हाथ से, दूसरे प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई। शिवाजी महाराज के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुआ था जब वो सूरत में गए थे, शाइस्ते खान ने जो बर्बादी की थी स्वराज की, उसके लिए वो सूरत में गए थे। आज उसका कोई यानी गुजराती वर्सेस मराठी ऐसे कुछ नहीं है। उस वक्त की मुग़ल सल्तनत की वो व्यापारिक राजधानी थी, उनको उन्होंने टैक्स मांगने गए थे कि आपने हमारा प्रदेश आके ख़राब किया, हमें आप टैक्स दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। तो पूरे व्यापारी, गुजराती व्यापारी इनायत खान, वहाँ का जो सूरत का किलेदार था, वहाँ गए और इनायत खान ने अपने भतीजे को भेजा शिवाजी महाराज के साथ बातचीत करने के लिए। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर वाली जो बात की हत्या की, आप इसमें से समझिए कि शिवाजी महाराज के अंगरक्षक कितने पावरफुल थे और कितने चौकन्ने थे कि शिवाजी महाराज का तो सादा ऐसे एक कपड़ा डाला हुआ ही तंबू था, वो बैठे हुए थे, बाजू में तलवार लेके उनके अंगरक्षक खड़े थे। ये इनायत खान का जो भतीजा था उसने बातचीत करने के चक्कर में आगे आके अपने इसमें से खंजर निकाला और शिवाजी महाराज को मारने गए, और मारने जाते वक्त ही अंगरक्षक ने ऊपर के ऊपर ही उसका कंधा पूरा काट डाला और वो यानी फोर्स से शिवाजी महाराज के बदन पे जाके गिरा। उनके भी बदन में खून लगा ऐसे दिखा। बाहर थोड़ा सा कत्लो गारत की शुरुआत होने वाली थी तो खुद शिवाजी महाराज बाहर दौड़ के और बताया मुझे कुछ नहीं हुआ है, किसी को मारना नहीं है करके। तो आप सोचिए कि शिवाजी महाराज ने किस तरीके से लोग तैयार किए थे कि हर एक मिनट की हर एक चीज़ की खबर रखी जाती थी। तो राजकाज चलाना यानी ऐसे ही है कि आज चाइना हमारे देश में घुस के आ रहा है, हमारी लाल आंखें सफ़ेद हो रही कि क्या हो रही हमें पता नहीं चल रहा और हम कुछ बोल नहीं रहे। शिवाजी महाराज के पूरा जितना सा उनका प्रदेश था वो कभी भी शत्रुओं ने 100% कैप्चर करना नहीं पाए। वो क्यों नहीं पाए? क्योंकि उन्होंने लोग ऐसे तैयार किए थे कि शिवाजी महाराज का जो परपोता था शाहू महाराज, वो शाहू महाराज ने जिस वक्त उन्होंने पेशवाओं को सत्ता दी और उन्होंने पूना में बड़ा ऐसे परकोट बनाना पत्थर का चालू कर दिया, तो उन्होंने लिख के भेजा कि भाई आपको परकोट जो बनाना पड़ता है वो छाती का कोट रहता है, वो पत्थर का नहीं रहता, वो कितना भी बड़ा रहे। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में हम तो हार गए क्योंकि लोग बनाने पड़ते। ये लोग बनाने का काम जो था वो शिवाजी महाराज ने किया, और इसके पीछे जो पूरी मातृशक्ति का काम था ये हमारी जिजाऊ रानी सरकार का था। अब मैं आपको थोड़ा सा विदर्भ की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। ये जो अपना विदर्भ प्रदेश है, यहाँ जो हम रहते हैं, ये विदर्भ की शुरुआत ऐसे है कि विदर्भ की जो कन्याएं थी वो काफ़ी खूबसूरत और सुंदर रहती थी। तो विदर्भ में यानी जो हम गंगा का भी इतना नाम लेते हैं, गंगा को कोई बुलाता है और गंगा नदी का हम ये करते हैं, तो गंगा जो भगीरथनी राय है वो भगीरथ की माता जी केशिनी हमारे विदर्भ की राजकन्या थी। फिर वेदों में जो लोपामुद्रा का नाम आता है, अगस्त्य ऋषि का नाम आता है, वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी यहाँ की राजकन्या थी विदर्भ की। फिर आपको रामायण सबको पता है, राम के नाम से तो अभी सब कुछ चल रहा है ऐसे वो बताया जाता है। राम की जो ग्रैंड यानी राम की जो यानी फादर की मदर थी, यानी दशरथ की जो माता जी थी, वो इंदुमती यहाँ की हमारे विदर्भ की राजकन्या थी। और इंदुमती के सौंदर्य का वर्णन कालिदास ने इस तरीके से किया है कि वो जागतिक इसमें किसी भी इसके सुंदरता का वर्णन ये होगा, इस तरीके से वो वर्णन है। उसके बाद महाभारत में हमें सबको श्री कृष्ण पता है। श्री कृष्ण की बीबी रुक्मिणी
यानी रुक्मिणी ने खुद अपने हाथ से लेटर लिख के भेजा था श्री कृष्ण को कि मैं शिशुपाल से शादी करना नहीं चाहती, मेरा भाई वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, मैंने मनोमन आपको कामना की है कि आप मेरे पति हैं। और वो श्री कृष्ण के साथ शादी करके उस वक्त के द्वारका में चली गई। आप सोचिए कि विदर्भ में उस जमाने में भी लड़कियां खुद के फैसले खुद लेना चाहती थी, और रुक्मिणी का लड़का, उसकी शादी भी रुक्मी के लड़के से हुई, और रुक्मिणी का जो पोता था उसकी शादी भी अनिरुद्ध की शादी यहाँ पे रुक्मावती करके रुक्मी के जो ग्रैंड डॉटर है उसके साथ हुई। यानी आप समझिए कि ये वरहट करके नाम जो विदर्भ का है वो इस तरीके से आया होगा। ऐसे माना जाता है कि रुक्मावती की शादी के वक्त 6 महीने यहाँ पे आके बलराम ये सब रह गए और उस कारण वरहट नाम पड़ा, ऐसी भी एक उत्पत्ति है। उसके बाद मालविका अग्निमित्र करके नाटक है। अग्निमित्र शुंग की एक पत्नी मालविका यहाँ की विदर्भ की राजकन्या थी, ऐसे माना जाता है। उसके बाद इतिहास में वाकाटकों का राज यहाँ पे विदर्भ का सबसे बढ़िया था। जिस तरीके से हम शिवाजी महाराज की बात करते, इतिहासकार गुप्तों के इसको बोल देते हैं कि गुप्त का जो घराना था उस वक्त हमारा सुवर्ण युग था, लेकिन एक्चुअल अभी लोगों ने खोज के निकाला कि वाकाटक का राज यानी विदर्भ का राज, वाकाटक घरानों के वक्त का राज, ये विदर्भ का सुवर्ण युग था, भारत का सुवर्ण युग था। क्योंकि अभी एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड की है कि अजंता में जो पूरी पेंटिंग्स बनाई है वो पेंटिंग्स सिर्फ 15 साल के वक्त पे में बनाई है, और ऐसी पेंटिंग जब बनती है तब आपका जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा रहता है। यानी भारत में आज हम बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे, और भारत में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, उनके पास वो कमाने का ये नहीं रहा, और हम बोलते हैं हम विश्व गुरु बन गए। आप समझिए कि उस वक्त जहाँ पेंटिंग्स और ये सभी चीज़ें बढ़ती है, उस वक्त आपका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, ऐसे माना जाता है। वहाँ प्रभावती गुप्ता करके गुप्त घराने की जो रानी थी, यहाँ के तो लोग शैवपंथीय थे। ये प्रभावती गुप्ता अभी का जो रामटेक है और उसके साथ शायद कालिदास भी आए थे, उन्होंने उस वक्त रघुवंश और ये लिखा, और रघुवंश में जो कुछ लिखा हुआ है वो रघुवंश के इसमें लिखा हुआ इनके प्रभावती गुप्ता के जो विदर्भ के राजकुमार थे उनको देख के लिखा है, ऐसे वो बोला जाता है। उसका भी जो एक लड़का था प्रवरसेन, उसने रावण वहो यानी प्राकृत में वो है रावण वध उसने लिखा हुआ है, ऐसे ये है। और प्रभावती गुप्ता खुद राम भक्त थी, तो अपने माँ के लिए अभी जो पवनार करके गाँव है जहाँ विनोबा भावे ने अपना आश्रम बनाया, वो आश्रम के शुरुआत के वक्त वहाँ पे नीचे खोदना शुरू था, तो उस वक्त जिस दिन वो भरत भेंट की वर्णन कर रहे थे गीताई में, उस वक्त वहाँ पे वो भरत की मूर्ति ही मिली थी। तो यहाँ राम मंदिर यहाँ हमारे विदर्भ में भी था, ये में बने, लेकिन राम का मंदिर अपने माँ के लिए हमारे विदर्भ में पवनार में यानी उस वक्त के प्रवरपुर में बनाया हुआ था। और उसके बाद जो अपने इसमें मैंने सातवाहनों का जो नाम लिया था, सातवाहनों का एक हाल करके राजा था, उसने लिखे हुए कितने एक गाथा सप्तशती करके, उसमें अपने सभी जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने लिखे हुए, तो वो उस वक्त लाखों रुपए देने को तैयार था, ऐसे ही है। तो आप समझिए कि हमारा भारत कितना पावरफुल था उस वक्त। और ये प्रभावती गुप्ता, ये उसके बाद जो आता है वो हमारे जिजाऊ रानी सरकार पे आता है कि उनका जन्म हुआ हमारे सिंदखेड़ राजा में विदर्भ में। उसके बाद वो पति के साथ अपने जो यानी सिंदखेड़ राजा ये हो गया, वहाँ जो ये था इनका यानी अभी का जो मराठवाड़ा है औरंगाबाद में, वहाँ उनका निज़ामशाही का ये था, वहाँ मराठवाड़ा में भी रही। उसके बाद पूना में जो हुई आके वो हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र है, साथ में वो कर्नाटक में भी गई। यानी उसने पूरे जो इलाके हैं अपने विदर्भ, यानी आज जो महाराष्ट्र बोलेंगे तो विदर्भ हो गया, मराठवाड़ा हो गया, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो गया। और उनकी जो डेथ हुई वो अभी का जो कोकण है यानी रायगढ़ कोकण में आता है, वो पाचाड़ में नीचे वहाँ पे। और उस जिजाऊ रानी सरकार ने, जिजाऊ राजमाता जिजाऊ ने अपने पति का जो स्वप्न था खुद का स्वराज्य बनाने का, वो तो साकार किए, अपने लड़के को छत्रपति बनाया, और लड़के के लड़के को भी ऐसा ये दिया कि छत्रपति संभाजी भी जब छत्रपति बने तो उन पे ऊपर 7 दिशाओं से आक्रमण होने के बाद वो आक्रमण को उन्होंने रिपेल किया। ऐसे भारत के इतिहास में आज तक नहीं है कि मुगलिया सल्तनत जब जेनिथ पे थी, पावर पे थी, तब कोई आक्रमण करने की बात नहीं सोच रहा था, लेकिन ईरान ने बोला तो औरंगज़ेब उधर ही रुक गए थे दिल्ली में। उसके बाद जब ये हुआ तो आप समझ सकते हैं कि अब्दाली आए तो यहाँ से मराठे लड़ने वहाँ पे गए। ये शिवाजी महाराज की जिजाऊ महारानी की प्रेरणा थी। और पानीपत के इसमें युद्ध में भी हमारे तोपखाने का प्रमुख इब्राहिम खान गारदी था। तो हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि आज शिवाजी महाराज का नाम हमारे यहाँ लिया जाता था कि दंगल भड़कानी है हिंदू मुस्लिम, लेकिन खुद शिवाजी महाराज ने जो अपना तोपखाना किया उस वक्त, खुद शिवाजी महाराज ने जो अपना आरमार बनाया, आरमार बनाने वाला पहला राजा था वो मध्य युग का,
उसमें इब्राहिम जो ये थे वो उनके हमारे आरमार के ये थे। भंडारी कोई वहाँ के जो सभी लोग हैं वो हमारे साथ थे। वहाँ से 500 लोग आए थे आदिल शाही से, वो हमने हमारे साथ लिए थे। तो ये हमें समझना पड़ेगा। मोहम्मद कुली खान बने हुए नेताजी पालकर को उन्होंने अपने धर्म में वापस लिया था। तो ये हमें थोड़ा सा इस तरीके से देखना पड़ेगा। और ये जो राजकाज उन्होंने कायम किया था ये एतद्देशीय लोगों का है, ये हमें साथ में समझना पड़ेगा। विदर्भ का इतिहास भी हमें देखना पड़ेगा और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। मैं एक आखिरी बात बताता हूँ उनके बारे में कि जब मध्य युग था तब गुलामों का व्यापार भरना एक तरीके से जायज़ बात थी कि आप किसी भी औरतों को, आदमियों को पकड़ के लाओ और उनको गुलाम करके रखो, उनका बिजनेस करो, उनका व्यापार करो, ये चालू था। ये अंग्रेज़ लोग भी आज बहुत हमें ह्यूमन राइट्स की बातें बताते हैं, लेकिन आप सबको पता है कि अंग्रेज़ लोग उस ज़माने में शिकार किए सामान अफ्रीका के लोग पकड़ते थे, उनको इनह्यूमन कंडीशन में रखते थे कि 10 में से 4 ही लोग अमेरिका तक जाए और उसका बिजनेस का पैसा उनके राजघराने में भी जाता था। उस ज़माने में सॉरी हमारे शिवाजी महाराज ऐसे इंसान थे कि उन्होंने एक ट्रीटी की थी अंग्रेज़ों के साथ। उसमें उन्होंने लिख के रखा था कि हमारे एरिया में, हमारा जो स्वराज्य का एरिया है, वहाँ आदमियों का, इंसानों का व्यापार नहीं होगा। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। जंजीरा किला उन्होंने जीतने की कोशिश की, छत्रपति संभाजी ने की, लेकिन जीत नहीं पाए। तो उन्होंने सिंधुदुर्ग में एक नया किला बनाया कि आज भी वो कैसे बनाए अपन ये सोचते हैं। शिवाजी महाराज के कितने कंस्ट्रक्शन है समुद्र के पास, पत्थर ये हो गए, लेकिन वो बीच में जो चूना लगा है वो चूना बिल्कुल ही तसनस नहीं हुआ। जितने भी किले बनाए, जितनी भी चीज़ें उन्होंने की, वो एक सब नया ईजाद किया। उन्होंने मराठी भाषा को नया रूप दिया, उन्होंने लोगों के मन में वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी बदली, उन्होंने किसी भी ओकेजन पे किसी भी महिला का नाच गाना अपने किलों पे, अपने आर्मी के वॉर के वक्त नहीं किया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है आप सोचिए। जब हम शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं तो जहाँ अभी आज हमारे देश में जो दिखता है कि बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि शिवाजी महाराज का महत्व क्या है। आज अगर हमारे देश की ज़मीन कोई हड़पता है तो हमें वो देखना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज की महत्ता उसमें कहाँ पे है। हम इसलिए बोलते हैं कि शिवाजी महाराज आज लोकशाही के ज़माने में भी हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि राजा तो बहुत सारे बन गए, पैसे वाले भी बहुत सारे लोग हो गए, उन्हें हम कभी याद नहीं रखते। हम याद किसे रखते हैं? जो लोक नेता रहता है, कि जो शिवाजी महाराज के गुजर जाने के बाद दिल्ली सल्तनत से आलमगीर औरंगज़ेब 5 लाख की फ़ौज लेके, 20,000 हाथी लेके, 2 लाख की खड़ी घोड़ों पे घुड़सवारों की फ़ौज लेके और तोपखाना और खजाना जो उनके 4 पहले पीढ़ी के राजाओं ने बना के रखा था, वो लेके आने के बाद भी अगले 27 साल छत्रपति संभाजी की मृत्यु के बाद, राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई के साथ मिलके जनता ने लड़ा हुआ जो ये लड़ा, और एक मराठा साम्राज्य उसमें से निकला। उसमें पेशवाई आई, वो एक थोड़ी सी गलत बात थी, लेकिन ये उन्होंने जो किया ये दुनिया में इसका दूसरा कोई भी रूपक नहीं है। और उसमें उन्होंने कभी भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम से किसी को दूर नहीं किया। और ये एक्चुअल गमक है। आज भी जो हम हमारा भारत देश बोलते, तो भारत देश के हमारे जो नायक है उसमें शिवाजी महाराज का नाम एकदम ऊपर में आता है। तो ये थे हमारे शिवाजी महाराज, जिनके बारे में हमने आज भी जानना चाहिए। और लोकशाही में भी ये लोक नेता का हमने हमेशा नाम लेना चाहिए। कुछ आप रुक जाते हो, उस वक्त आप शिव चरित्र के बारे में पढ़ो, सोचो, आपको जीने की नई राह मिलेंगी, ऐसे मुझे लगता है। तो मैं शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पूरे विचार है वो आपके सामने रखना चाहता था। उनके मैं स्मृति को वंदन करता हूँ और हमारे राज्यकर्ता शिवाजी महाराज के एक्चुअल वर्किंग से कुछ सीखे और उसी तरीके का राज्य कायम करे, इस बारे में मैं सोचता हूँ और रुकता हूँ।